नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स फोरम में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास एंशिएंट हिस्ट्री पे लिया था, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पिछली क्लास में स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, यानी पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हमने पाषाण काल में देखा कि पाषाण काल में जो मानव है वो पत्थरों का उपयोग कर रहा है, और पत्थरों की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के आधार पर इस पाषाण काल को क्या किया गया था, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में हमने एक हैंड एक्स संस्कृति देखा था जो दक्षिण भारत में था, और एक संस्कृति हमने देखा था चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, जो कि आपको पाकिस्तान के सोहन घाटी में देखने को मिला था। और वह उस संस्कृति को हम लोग, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है, जिसे हम माइक्रोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, लघु पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उस लघु पाषाण काल में हमने देखा कि यह जो लघु पाषाण काल है इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा था। और टेम्परेचर जब चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मानव के जीवन में भी परिवर्तन आया और छोटे छोटे औजारों का वो प्रयोग करने लगे। ठीक है। उसके बाद जब नव पाषाण काल में आया तो पहली बार हमने देखा कि नव पाषाण काल में मानव जो है, अब पहली बार जो हंटिंग मानव था, हंटर मानव था, फूड गेडर ह्यूमन था, वो फूड गेडर वाला ह्यूमन क्या किया, पहली बार एग्रीकल्चर करने लगा, कृषि करने लगा। ये सारी चीजें हमने देख लिया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। देखिए, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो कहते हैं इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा तो मानव ने पहली बार धातु का प्रयोग किया, और धातु जो था वो था कांसा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मानव जो था, ह्यूमन था, वह ह्यूमन किसका यूज कर रहा है, वह ह्यूमन ब्रोंज का यूज कर रहा है, कांसे का यूज कर रहा है। अब इस कारण कांसे का यूज करने लगा, ठीक है ना। इस कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युग, कांस्य युग यानी ब्रोंज एज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्रोंज एज के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का तो विकास हो गया, स्क्रिप्ट का तो विकास हुआ, डेवलप हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि ये स्क्रिप्ट अभी पढ़ा नहीं गया। और हम सभी जानते हैं कि जिस काल में, जिस समय में, जिस पीरियड में स्क्रिप्ट डेवलप हो जाए और स्क्रिप्ट को पढ़ा ना जाए, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल, यानी इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखेंगे। ब्रोंज एज भी है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है, क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिक एज रखने का मुख्य कारण यह है कि इसमें लिपि का तो डेवलपमेंट हो गया था, बट इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया। ठीक है ना। हाँ, हमने देखा था शुरुआत में कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उस लिपि को पढ़ने का प्रयास जो है 2 लोगों ने किया था। एक थे ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था वेडेन महोदय, यानी वेडेन सर द्वारा। यानी हम देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम किसने किया था,
तो हम कह सकते हैं कि सर इसके काम जो है वेडेन महोदय ने किया था। किसने किया था? वेडेन महोदय ने। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें किसी भारतीय द्वारा, तो वो थे नटवर नटवर झा। ठीक है ना? नटवर झा भी और वेडेन महोदय दोनों लोगों ने पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे पढ़ नहीं पाए। क्लियर? अब आते हैं, बात करते हैं किस, अपने मेन पेज पर आते हैं और हम बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग ऑलरेडी सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन साधारणतः इसके लिए हम 3 नामों का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना? किस सभ्यता? इसे हम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? क्या कहा गया? जनरली 3 नेम आर यूज्ड: द इंडस सिविलाइजेशन, सिंध सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है ना? कौन सा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पहले इस हड़प्पा इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नाम क्यों दिया गया? तो कहते हैं कि सबसे पहले इसकी खोज हड़प्पा नामक स्थान पर होने की वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज और कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। ठीक है? उस समय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसके महानिदेशक थे जॉन मार्शल। जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके हेड कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है ना? अब इनके निर्देशन में काम करने वाले एक भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम शाह। कौन थे? राय बहादुर दयाराम शाह। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि राय बहादुर दयाराम शाह ने 1921 में क्या करते हैं? हड़प्पा जाते हैं और हड़प्पा जाने के बाद हड़प्पा के स्थलों की खोज करते हैं और खोज करने के बाद इसकी खुदाई करते हैं। ठीक है ना? कहते हैं कि हड़प्पा है कहां? तो कहा जाता है कि जो आज का पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है जिसे कहते हैं पंजाब। जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। ठीक है? और भारत में भी पंजाब। तो जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें एक जिला है प्रांत में, मोंटेगोमरी जिला। मोंटेगोमरी जिला आज जो मोंटेगोमरी जिला है उसे आज वर्तमान में पाकिस्तान में साहिवाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साहिवाल। ठीक है ना? इसी साहिवाल में क्या है? हड़प्पा स्थित है। यानी हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिला यानी वर्तमान के साहिवाल में स्थित। और वहां पे एक और है जो है मोहनजोदड़ो। ठीक है ना? और मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में एक जिला है लरकाना जिला। कौन सा जिला? लरकाना जिला या लरकाने जिले में स्थित है। ठीक है ना? जहां पर अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में है। ठीक है ना? अब जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। जबकि मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां पे? सिंधु नदी यानी इंडस रिवर। ठीक है ना? अब अगर हम दोनों देखें हड़प्पा और सिंधु, तो हड़प्पा और सिंधु जो दोनों नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये दोनों ही विस्तृत नगर हैं, बड़े नगर हैं, बड़े शहर हैं। ठीक है ना? और बड़े शहर होने की वजह से देखिए मैंने शहर बोल रहा हूं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता जिसे कहते हैं। ठीक है ना? यानी ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरी सभ्यता थी। अब देखिए नगरी सभ्यता और नगरी सभ्यता में जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, ये दोनों क्या है? बड़े क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता के। अब इस कारण एक व्यक्ति है जिनका नाम है पिगट। तो पिगट महोदय ने क्या किया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है ना? यानी पिगट हैज कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो द ट्विंस कैपिटल ऑफ द वास्ट एम्पायर। किसका? एक वास्ट एम्पायर का क्या है? ये ट्विंस कैपिटल है। कौन? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, अकॉर्डिंग टू पिगट, पिगट महोदय के अनुसार। ठीक है ना? अब कहा गया कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर है। यानी जो हड़प्पा है वो लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर, और वहीं पर जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। ठीक ना? यानी हम कह सकते हैं हड़प्पा being situated on the left bank of Ravi River, while Mohenjo-daro on the right bank of the Indus River। ठीक है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो दोनों स्थल है जिसे पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा था, वो कहां कहां स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। ठीक है? आगे की बात करते हैं, चलते हैं। अब जो है जॉन मार्शल है, ठीक है, जो सर जॉन मार्शल है, इन्होंने ही ये जो सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इस सभ्यता को कहा कि इसे हमें सिंधु सभ्यता कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सिंधु सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया? हम कहेंगे सर जॉन मार्शल ने। किसने दिया था? सर जॉन मार्शल। यानी जॉन मार्शल फर्स्ट नेम दिस सिविलाइजेशन एज इंडस सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन? इंडस सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता। किसने नाम दिया था इस सभ्यता को? तो मार्शल महोदय ने। ठीक है ना? मार्शल महोदय। अब देखिए इसकी डेट की बात आती है कि इसको ईयर कौन सा माना जाए, ये कब से कब तक का इसका पीरियड है। तो कहते हैं कि जो इसका पीरियड है वो ये माना जाता है 2500 से लेकर 2500 से लेकर 1700 बीसी, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व इसके पीरियड को माना जाता है। और ये पीरियड जो है कैसे हम माने के प्रूफ ये सही है, तो कहा जाता है कि जो रेडियो कार्बन है, यानी कार्बन जो 14 है, उस 14 के आधार पर, देखिए कार्बन 14 के आधार पर जब डेट हमने देखा तो वो जो डेट आया वो डेट लगभग 2500 से लेकर 1700 के आसपास आया। तो हमने कहा कि रेडियो कार्बन 14 के से इसका जो डेट आ रहा है वो 2500 से लेकर 1700 आ रहा है। ठीक है ना? और कहते हैं कि ये तो इसकी डेट थी, मान ली कि शुरुआत इसकी 2500 हुआ और इसका अंत कब हुआ? 1700 में। ठीक है ना? कब हुआ? 1700 में। लेकिन कहते हैं कि ये जो सभ्यता थी, कल्चर था, ये अपने पीक पर कब था? ठीक है ना? भाई डेवलपमेंट होती है कि एक डेवलपमेंट कब होता है? सबसे हाईएस्ट पीक पर। जैसे आप जब पढ़ेंगे क्या बोलते हैं मुगल वंश पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि मुगल वंश पीक पर कब था? तो कहते हैं कि जब अकबर का काल आया तो पीक पर आया। ठीक है? जैसे आप मौर्य काल के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि ये पीक में कब आया। तो कहते हैं कि जब अशोक का भी पीरियड आया तो ये पीक पर आया। एक पीरियड होता है ना, जिससे आप पढ़ते हैं कि जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों में वायसराय बन के आया फ्रांसिस्को द अल्मेडा, अल्फांसो द अल्बुकर। लेकिन ये पिक में कब गया? एक समय आता है। तो वैसे ही इसके पिक के बारे में पूछ रहा है कि ये टॉपिक कब गया था, तो कहते हैं कि लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, यानी 300 ईसा पूर्व की अगर बात करें 300 सालों तक ये अपने पीक पर रहा। ठीक है ना? क्या कहां पे रहा? अपने पीक पर रहा। इसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में। तो प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक पीक पर रहा था? तो आप कहेंगे सर 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है? आगे बात करते हैं। देखिए अब प्रश्न ये आ गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या ये किसी सभ्यता के समकालीन है? क्या कंटेम्पररी है क्या? तो कहा गया हाँ,
जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, इसी समय विश्व में अन्य जगह पर अन्य सभ्यताएं भी विकसित हुई। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये नगरीय सभ्यता है, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, यानी पहली शहरी सभ्यता है। ठीक है। और जब 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 हम शहरी सभ्यता पढ़ेंगे ना, तब तब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन सा समाज था, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक। तो कहते हैं कि जब भी आप शहर की बात करेंगे तो मातृ सत्तात्मक समाज की बात करेंगे, जब भी आप ग्रामीण समाज की बात करेंगे वहां पे पितृ सत्तात्मक बात करेंगे। ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके ही पैरेलल कुछ अन्य सभ्यता विकसित हुई, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है ना, मिस्र की सभ्यता। ठीक है ना, कौन कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये दजला फरात नदियों के तट पर, दजला फरात नदी के तट पर क्या हुआ, ये विकसित हुआ। और मिस्र की जो सभ्यता है, ये नील नदी के तट पर, नील नदी के तट पर क्या हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है ना, कहां पे डेवलप हुआ? नील नदी के तट पर डेवलप हुआ। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, तो भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो इसका उत्तर में जो विस्तार है वह है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। अगर दक्षिण में हम जाए तो दक्षिण में आप दायमाबाद देखेंगे, दक्षिण में दक्षिण में आपका क्या देखेंगे? दायमाबाद, दायमाबाद। और जो दायमाबाद है ये है महाराष्ट्र, यानी इसका जो पश्चिमी विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। सॉरी, दक्षिण विस्तार, दक्षिण विस्तार कहां पे है? महाराष्ट्र में। इसका जो पश्चिमी विस्तार है, पश्चिमी विस्तार की बात करें, ये सुद का आगे इंदौर है, जो कि बलूचिस्तान में है। कहां पे है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में है। और ये बलूचिस्तान कहां पे है? पाकिस्तान में। यानी जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी विस्तार है, वो कहां पे है? इसका बलूचिस्तान यानी सुद का इंडोर। और इसका जो पूर्वी विस्तार आप देखेंगे वो देखेंगे आलमगीरपुर, और जो आलमगीरपुर है वो मेरठ में है। और मेरठ में कहां पे? यूपी में। यानी अगर हम बात करें तो इसके विस्तार के बारे में, तो विस्तार अगर देखा जाए, विस्तार देखा जाए, क्लियर? आपने क्या देखा? विस्तार की बात कर रहे हैं, ये है आज का इंडिया। ये है आज का इंडिया। आज यहां पे इसका विस्तार आप यूपी में यहां पे देखेंगे क्या? आलमगीरपुर। यहां पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में मांडा। यहां पे आप देखेंगे दायमाबाद, दायमाबाद। और यहां पे आप देखेंगे सुतकांगेडोर। कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज करते हैं। ये है आपका मांडा, मांडा। ये है आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये है आपका दायमाबाद। और ये आपका क्या है? ये आपका है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ठीक है। अगर हम देखें तो इसका ये और इस प्रकार ये इसका विस्तार हम देखते हैं। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो कितने देशों में मिलता है? तो ये आपका विस्तार इसको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है, अफगानिस्तान। इसका विस्तार आपको अफगानिस्तान के अलावा आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, पाकिस्तान। और इसका विस्तार जो है आपको भारत में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? भारत में। ठीक है। अगर भारत में बात करें, भारत में बात करें तो भारत में इसका विस्तार आप जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा आपको। भारत में अगर बात करें
तो इसका विस्तार आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। भारत में अगर बात करें, इसका विस्तार आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। भारत में बात करें, इसका विस्तार आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। भारत में बात करें, इसका विस्तार आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। भारत में बात करें, इसका विस्तार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और भारत में बात करें तो इसका विस्तार आपको यूपी में देखने को मिलेगा। यानी भारत के 7 राज्यों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिलेगा। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। क्लियर? कितने राज्य हो गए? 7 राज्यों। कितने देश हो गए? 3 देश हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, चलिए अगर इसकी हम बात करें, उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये लंबाई है 1100 किलोमीटर। वहीं पर इसकी पूर्व से पश्चिम जो है इसकी चौड़ाई देखें तो ये है 1600 किलोमीटर। यानी उत्तर दक्षिण लंबाई जो है वह इसकी चौड़ाई से कम है। इसकी चौड़ाई से क्या है? उत्तर दक्षिण लंबाई कम है। कितना कम है? तो कहते हैं कि लगभग 500 किलोमीटर कम है। कितने किलोमीटर कम है? तो लगभग 500 किलोमीटर क्या है, ये कमी आपको देखने को मिलती है। कहां से? उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो पूर्व पश्चिम से 500 किलोमीटर कम है। ठीक है, अगर इसकी आकार देखा जाए, साइज देखा जाए, तो आपको ये साइज जो है ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा। किस शेप में देखने को मिलेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइज है वो ट्रायंगुलर साइज है। और जो इसका क्षेत्रफल है, उस समय का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उस समय इसके क्षेत्रफल जो थे वो थे 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में जो एरिया है, क्षेत्रफल है प्रेजेंट टाइम में, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी वर्तमान में क्या माना जाता है? इसका वर्तमान में नए शोध या नए रिसर्च के अनुसार इसके क्षेत्रफल क्या हुआ? बढ़ गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं कि यहां की जो जनसंख्या है इसमें 4 प्रजातियां पाई गई, 4 जो है ट्राइब्स पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने ट्राइब्स पाए गए? 4 ट्राइब्स पाए गए। एक ट्राइब्स आपको कहा जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जिसे हम काकेशियन कहते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को हम क्या कहते हैं? काकेशियन कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं भूमध्य सागरी। दूसरी कौन सी है? भूमध्य सागरी है। तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलाइड। यानी कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ था वो 4 प्रजातियों से हुआ था। इस प्रजातियों में पहली प्रजाति जो है आपको देखने को मिलेगी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जिसे हम कॉकेकस कहते हैं। दूसरी प्रजाति आपको भूमध्य सागरी देखने को मिलेगी। तीसरी आपको अल्पाइन देखने को मिलेगी और चौथी आपको मंगोलाइड मिलेगी। लेकिन कहते हैं कि ठीक है, इतनी 4 तो प्रजातियां मिल रही हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है उस इन 4 प्रजातियों में से सबसे ज्यादा किसने किया था? तो कहते हैं कि जो है भूमध्य सागरी जो है इस सभ्यता का क्या करते हैं, इन सभ्यता में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रजाति पाई जाती है तो वो भूमध्य सागरी पाई जाती है। ठीक है ना? यानी मोहनजोदड़ो की निवास अधिकांशतः भूमध्य सागरी थे। ठीक है ना? यानी द रेजिडेंट ऑफ मोहनजोदाड़ो, द रेजिडेंट ऑफ मोहनजोदाड़ो वर मोस्टली मेडिटेरियन। क्या थे? मोस्टली क्या थे? मेडिटेरियन थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ क्षेत्रों के लोकेशन की बात की जाती है, वही हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के। कहां पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोकेटेड है। और पंजाब प्रांत में भी कहां पे है? मोंटेगोमरी जिला। और मोंटेगोमरी जिले में भी किस नदी के तट पर? रावी नदी के बाएं तट पर। कहां पर? रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है। कहते हैं कि हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें किसने दिया था? तो कहते हैं कि 1826 में चार्ल्स मैक्सन ने क्या किया था? इस हड़प्पा के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी दिया था।
किसने? चार्ल्स मेसन ने। और कब दिया था? 1826 में। ठीक है। जब 1826 में इसकी जानकारी दी है, तो अब क्या हुआ कि समय बदलता गया, समय बदलता गया, समय बदलता गया। हम सभी जानते हैं कि समय आया लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है ना। और लॉर्ड डलहौजी का, वही लॉर्ड डलहौजी जिसके बाद जो है कैनिंग भारत के वाइस गवर्नर जनरल बनते हैं, और जिनके समय में 1857 की क्रांति होती है। जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 16 अप्रैल 1853 को क्या किया गया, पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेलवे ट्रेन चलाई गई 34 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद 56 में, उसके समय में दो भाई विलियम ब्रेटन और जॉन ब्रेटन, उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन पर पत्थर बिछाने के लिए उन्होंने इस हड़प्पा की जगह को देखा, इसको खोद दिया। ठीक है। उनको भी इसके बारे में पता चला। पता चलने के बाद समय बदलता गया, समय बदलता गया। समय आ गया 1921, और 1921 का आया तो जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक बनाए गए, डायरेक्टर बनाए गए, और उनके देखरेख में एक व्यक्ति दयाराम साहनी काम कर रहे थे। ठीक है ना। दयाराम साहनी को उन्होंने 1921 में भेजा, कहां पर? हड़प्पा के पास, और कहा कि दयाराम तुम जाओ और देखो हड़प्पा, जिस हड़प्पा की इतनी चर्चाएं हो रही है, ठीक है, जिस हड़प्पा के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने बताया था, एक बार तुम उसको क्या करो, मुआयना करके आओ। दयाराम साहनी 1921 में जाते हैं हड़प्पा, और हड़प्पा जाने के बाद हड़प्पा का क्या करते हैं, मुआयना करते हैं। अभी उसका उत्खनन नहीं करते हैं। ठीक है। जब मुआयना करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, 1923 में हड़प्पा का ये उत्खनन करते हैं। कौन? दयाराम साहनी। ठीक है। उसके बाद जब दयाराम साहनी उत्खनन कर लिए, तो करने के बाद अब फिर इसके उत्खनन काम करवाना था। उसके बाद क्या हुआ कि 1926 में माधव स्वरूप वत्स को क्या किया गया, माधव स्वरूप जो वत्स है, उनको ये जिम्मेदारी दे दी कि भैया अब एक काम करो, तुम जो है इस हड़प्पा की खुदाई करवाओ। इन्होंने हड़प्पा की खुदाई करा। समय बदलता गया, समय बदलता गया, और 1947 में देश आजाद हो गया। ठीक है ना। देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हो गया, तो देश आजाद के बाद भी हमें लगा कि हमें क्या करनी चाहिए, हड़प्पा की रिसर्च करवानी चाहिए, खुदाई करवानी चाहिए। तो हमने क्या किया, मार्टिमर व्हीलर को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपा, मार्टिमर व्हीलर। और मार्टिमर व्हीलर ने क्या किया, हड़प्पा की जो खुदाई है वह 1964 में किया। कब किया? 1964 में। ठीक है ना। जब हड़प्पा की जब खुदाई हो गई, तो हमें क्या हुआ कि हमें इस हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला। क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। ठीक है ना। जिसे हम सेमेट्री बोलते हैं। क्या मिला? एक सेमेट्री मिला। कहते हैं कि जब सेमेट्री को हमने देखा, तो हमें इसमें जो सिमेट्री है वो 37 मिले हमें। कितने मिले? 37। अब इस कारण इसका जो है, और ये हमें कुछ इस प्रकार के इनकी आकृति दिखाई दी, आर प्रकार की। ठीक है ना। तो हमने इसका नाम रख दिया R37। जो कब्रिस्तान मिले, सिमेट्री मिले, उस सिमेट्री को, हड़प्पा से जो सिमेट्री मिले, इसे हमने क्या नाम रख दिया? इसका नाम रख दिया R37। एनी डाउट? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही साथ यहां से बहुत सारी चीजें मिली, प्राप्त हुई। ठीक है। जैसे एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरा, मछुआरे का चित्र। ठीक है ना। यहां से एक बर्तन मिला, और उस बर्तन पे देखा गया, तो बर्तन पे एक मछुआरे का चित्र मिला। तो इसका मतलब यह माना गया कि यहाँ के लोग जो थे वो मछली पकड़ने का भी काम करते थे। ठीक है। यहां से शंख का बना बैल मिला। शंख, यानी कहते हैं कि शंख पर एक बैल बना हुआ मिला। ठीक है ना। अब स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे हम उर्वरा देवी माना गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है आपका, क्या है, एक स्त्री है, और दिखाया गया है कि उसके गर्भ से, पेट से क्या है, एक पौधा निकल रहा है। तो हमने ये माना कि वो जो पौधा है वो स्त्री है। वो किसकी देवी है? तो हमने ये माना कि वो जो देवी है वह उर्वरा की देवी है। उर्वरता की देवी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से पीतल का
इक्का गाड़ी मिला, इक्का मिला, जो नहीं वो आपने शोले देखा होगा, शोले में बसंती जो चलाती है तांगा और कहती है भाग धन्नो भाग, तो जो धन्नो जिसको खींचती है वही क्या है, इक्का है, ठीक है ना। तो पीतल का क्या मिला था, इसमें इक्का मिला था। यहां से ईंट भी मिला, और ईंट कैसा मिला, वृत्ताकार मिला, जो वृत्त होता है गोल का, गोल में यहां से क्या मिले, ईंट मिले। यहां से चबूतरा भी मिला, यहां से गेहूं और जौ के दाने के भी साक्ष्य मिले, ठीक है ना। और कहते हैं कि जो हड़प्पा है, यहां से सबसे अधिक मात्रा में क्या थी, मुहरें मिली थी, और मुहरें बनी थी सेल खड़ी की, सेल खड़ी, सेल खड़ी, मुहरें किसकी बनी थी, सेल खड़ी, ठीक है ना। यानी यहां से अब हमें क्वाइन भी मिलता है, और क्वाइन किससे बनी होती है, सेल खड़ी की बनी थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट जो है मोहनजोदड़ो। देखिए जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो को अगर हम तोड़े तो इसे कहते हैं मोहन जो अदड़ो बनता है। इस मोहन का मतलब होता है मृतक, मरा हुआ। मोहन का क्या मतलब होता है, मृतक। सिंधी भाषा में मोहन का मतलब होता है मृतक। जो का मतलब होता है को, और दड़ो का मतलब होता है टीला। क्या होता है, टीला। तो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ इस हिसाब से अगर सिंधी भाषा में लगाया जाए तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हो गया मृतकों का टीला। यानी ये इस प्रकार के टीले यहां से मिले, जैसे लग रहा था कि मरे हुए लोग हैं, उन मरे हुए लोग के ऊपर नहीं, जैसे आप कई बार देखते होंगे कि जो मुस्लिम एरिया है वहां पे आप जब जाएंगे, कब्रगाह होता है, कब्रिस्तान होता है, तो टीले टाइप के बनाए जाते हैं ना। तो इसको माना गया कि जैसे टीले टाइप के दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे मरे हुए लोगों को दफनाया गया हो। इसलिए मोहनजोदड़ो को क्या नाम दिया गया, मृतकों का टीला। और किस भाषा में इसका अर्थ होता है, सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से भी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हुई थी, मोहरें मिली थी, ठीक है ना। जो मैक्सिमम सिल्स हैं वो कहां से प्राप्त होती हैं, ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो है कहां, तो हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। उस लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल के, जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में रखाल दास जो बनर्जी है, उन्होंने क्या किया था, 1922 में, 1922 में इस मोहनजोदड़ो की खुदाई किया था, ठीक है। जहां पे हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था, वहीं पर जो मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई किसने किया है, रखाल दास बनर्जी। और कब करते हैं, 1922 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था। सार्वजनिक स्थल समझते हैं, वह जगह जहां पर हर लोग आए, ठीक है, क्या हो, हर लोग जाए। तो जो इसका सार्वजनिक स्थल था वो क्या था, वो था विशाल स्नानागार। सार्वजनिक पूछे, पब्लिक प्लेस पूछे, तो आप क्या बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है वो आप क्या बताएंगे, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, ठीक है ना। कहते हैं कि जो ग्रेट बाथ है इसकी लंबाई कितनी है, तो 11.88 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 7.01 मीटर। और इसकी गहराई कितनी है, 2.43 मीटर। ठीक ठाक गहरा है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि इसकी सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए, देखिए सार्वजनिक स्थल की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे, ग्रेट बात बताएंगे। लेकिन अगर सबसे बड़ी इमारत की बात करें, लार्जेस्ट बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सा होगा, विशाल अन्नागार। क्या होगा, जो ग्रेट गैनरी है, ग्रेनरी है, ये इसका क्या होगा, ये होगा इसकी विशाल इमारत। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें विशाल इमारत पाए गए और इसमें सार्वजनिक प्लेस पाए गए। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सार्वजनिक प्लेस पूछा जाए सबसे बड़ा, तो वो है लोथल का गोदीवार डॉकयार्ड,
जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। सब सिंधु पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, जिसे हम गोदीवाड़ा कहते हैं, जिसे डॉकयार्ड कहते हैं, अगर उसके बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर वह जो है लोथल का बंदरगाह सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल पूछे। अगर केवल मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थल पूछे सबसे बड़ा, तो आप कहेंगे सर विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। क्या बताएंगे? ग्रेट बाथ। ठीक है ना? अब अगर पूछे कि सबसे बड़ी इमारत पूछे तो आप कहेंगे ग्रेट ग्रेनरी, यानी सबसे बड़ी अन्नागार, विशाल अन्नागार। अगर विशाल अन्नागार की बात करें, लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई है 45.71 मीटर। कितनी है? 45.71 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 15.23 मीटर। कितनी है? 15.23 मीटर। आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला था, तो आपको महाविद्यालय भवन में मिला है। यानी इसका मतलब है इस समय के लोग कहीं ना कुछ स्टडी कर रहे होंगे। अब देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति। यानी कांसे की एक ऐसी मूर्ति मिली है जो किसकी है? महिला की है, औरत की है। और इसी के आधार पर यह बताया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मातृ प्रधान सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? मातृ प्रधान। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट। कांसे की जो नर्तकी है वो कहां से मिली? अब जो है यहां से भी बड़ा प्रश्न पूछ रहा है, पुजारी यानी योगी की मूर्ति, पुजारी या योगी की जो मूर्ति है वो मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, यानी शिव भगवान की मूर्ति जो मुद्रा पे अंकित है। कुम्भकारों के 6 भुट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत एक गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो है आपका यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाए कांसे की नर्तकी वाला, जो योगी की मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति है वो, ये पशुपति की जो है मूर्ति वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा किसके लिए? मोहनजोदड़ो के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चहुंदड़ो, चहुंदड़ो जो है, अगर हम आते हैं नेक्स्ट, अब प्लेस के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट प्लेस में अगर हम बात करें तो इसमें एक आ जाता है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है चहुन प्लस दड़ों से मिलकर बना है, दड़ों। अगर यहां पे हम चहुन की बात करें तो चहुन का मतलब होता है मन के, और दड़ों का मतलब होता है टीला। यानी वह टीला जहां से क्या है? मन के प्राप्त हुए हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे हम चहुंदड़ो कहेंगे। मन के जानते हैं ना, जो माला नहीं होता, माला में एक छोटे छोटे मोती पिरोए होते हैं, उसे ही मन के कहते हैं। तो यहां से क्या हुआ ना, यहां से हमें मन के मिले। ठीक है, और अगर हम पूछा जाए तो चौंदड़ो जो है ये किस राज्य में है, किस देश में है? तो ये भी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के। ठीक है ना? कहते हैं कि इसकी जो खुदाई का काम किया था, उत्खनन का काम किया था, डिस्कवर का काम किया था 1934 में, 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने किया था। किसने किया था? एन गोपाल मजुमदार ने। ठीक है ना? अब देखिए कहा जाता है कि यहां से हमें जो ऐसा ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जो चौंद्रो, यहां से हमें कर्व्ड ब्रिक मिला है, ब्रिक्स मिले हैं, यानी वक्राकार जो है ईंट मिली है। कहां से? हमें चौंद्रो से। यहां से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने। चौंद्रों से हमें क्या मिला है? मनके बनाने के कारखाने। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं लोथल, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? लोथल जो है गुजरात में अहमदाबाद के
में स्थित जिले में है। लोथल जो है गुजरात में कहाँ पे है? अहमदाबाद जिले में। और अहमदाबाद में ये है भोगवा नदी के तट पर। इसके लिए बड़ा अच्छा ट्रिक बन जाएगा, लो भी। लो से लोथल, भो से भोगवा। जैसे हड़प्पा के लिए हो जाएगा हरा, ह से हड़प्पा, र से रावी। मोहनजोदड़ो के लिए जो हो जाएगा मौसी, मौ से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। ये ट्रिक है, अब बना लीजिएगा। ठीक है। कहते हैं कि जो लोथल है, लोथल की खोज जो है 1955 में एस आर राव ने किया था। किसने किया था? एस आर राव। ठीक है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से हम बंदरगाह पाते हैं। यहां से हमें क्या मिलता है? बंदरगाह मिलता है। इस साइड से हमें बंदरगाह यानी पोर्ट मिलता है, जिसे हम डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी कहते हैं। इस बंदरगाह को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह को या गोदीवाड़ा क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा बोलते हैं। ये साइट हमें मिला है यहां से, लोथल से। ठीक है ना। अब आते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार में, हिसार जिले में स्थित है। ठीक है ना। अगर हम अब आते हैं नेक्स्ट साइड पे, जो है कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कैसी? कैसी चूड़ियां? तो ब्लैक कलर्ड बैंगन, ब्लैक कलर्ड बैंगन जो है यानी काले रंग की क्या है? चूड़ियां। ये किसका अर्थ होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है। ठीक है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कहां? राजस्थान के गंगानगर। और गंगानगर में कहां पर? घग्गर नदी के बाएं तट पर। किस नदी के बाएं तट पर? घग्गर नदी के बाएं तट पर। ठीक है। कहते हैं कि 1951 में इसकी खोज जो है, खुदाई का काम किया था अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है ना। और 1961 में बीबीलाल और बीके थापर द्वारा, बीबीलाल और बीके थापर, यानी 10 साल बाद 1951 पहली बार अमलानंद घोष ने इसका खुदाई का काम करवाया था। और 10 साल बाद 1961 में बीबीलाल और बीके थापर के निर्देशन में क्या किया गया था? इसकी बहुत बड़े रूप से इसकी खुदाई की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि जुते हुए खेत का जो एविडेंस है, यानी प्लॉट फील्ड जो है, ये कहां से मिला है? तो हमें कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से। भाई नेक्स्ट बनवाली के बारे में चलते हैं। ठीक है ना। तो जो बनवाली है, बनवाली ये भी एक लोकेशन है। बनवाली भी हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य में कहां पे? फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहां पे? फतेहाबाद। और कहते हैं कि बनवाली की जो खोज है ये 1973 में आर एस बिस्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? आर एस बिस्ट ने इस बनवाली का खोज जो है 1973 में। ठीक है। अब आ जाते हैं धौलावीरा। ठीक है। किसके बारे में? धौलावीरा के बारे में। कहते हैं कि धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहां पर? गुजरात के कच्छ जिले में। और कौन सा तालुका? भचाऊ तालुका है। गुजरात के धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुके में स्थित है। इसकी खोज जो है 1967 में जेपी जोशी द्वारा किया गया। जो धौलावीरा है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? जेपी जोशी द्वारा किया गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यहां से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहां से 10 बड़े लिपि में शिलालेख प्राप्त किया मिला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि जल निकासी संरक्षण का जो तरीका था, ये सबसे बढ़िया कहां पे था? धौलावीरा। कहते हैं कि धौलावीरा में ना पानी निकालने के लिए पाइप बनाया गया था। जो आज आप घरों में देखते होंगे कि छत बना है और छत पे में अब क्या किया गया, अब देखते होंगे कि छत बना और छत से एक पाइप बना लगा दिया गया और ऐसे पाइप लगा के पाइप नीचे ऐसे ऐसे आ रहा है। उस समय धौलावीरा में ये व्यवस्था किया गया था। जल संरक्षण की जो व्यवस्था है सबसे बेस्ट तरीके का उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। तो ये जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। जल संरक्षण की जो तकनीकी है ये कहां पर सबसे बेस्ट देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप कहेंगे कि ये धौलावीरा में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब हम सभी जानते हैं, अब बात करते हैं कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, अभी हम बात भी किए थे।
इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं या पिक्टोरियल कहते हैं, यानी अर्थात ये चित्रात्मक होता है। ठीक है, ये दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ये बार बार यही किया जाता है। ठीक है ना। जो अगर बुडापेस्टन कहते हैं तो कह रहा कि इसकी लिपि को बुडापेस्टन कहते हैं पद्धति को। इसमें क्या है, राइट टू लेफ्ट लिखना, राइट टू लेफ्ट, ये एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर हम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो ऐसे स्क्रिप्ट, ऐसे लिपि को हम लोग बुडापेस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, बुडापेस्टन कहते हैं। अब देखिएगा, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। किस काल की सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक काल की। क्योंकि यहां पे लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सका। कहा जाए इसका प्रयोग नहीं किया गया। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, गैर आर्य। और गैर आर्य क्यों कहा गया, क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। जब आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। और जबकि गैर आर्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए रखा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहे कि हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं वो टेराकोटा की थी, मिट्टी की थी। टेराकोटा मतलब मिट्टी की थी। और इस पर गाय का चित्रण आपको नहीं मिलेगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं, इन मोहरों पर आपको गाय का चित्रण नहीं मिलेगा। लेकिन किसके चित्रण मिलेंगे, किसके आकृति मिलेंगे इस संस्कृति के मोहरों पर, तो आपको हाथी के, कैंडा के, बाघ के, हिरण के, भेड़ के, ये सब के क्या करेंगे, आपको मिलेंगे। ठीक है ना। कह रहा कि सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें सिलखड़ी की बनी होती थी। मिट्टी की भी बनी थी, सिल्क, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोहरें बनी थी वो किसकी बनी थी, वो बनी थी सिलखड़ी की। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद इत्यादि मिट्टी इत्यादि के क्या बने थे, ये मोहरें बनी थी। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सिंगी बैलों का है। किसका है, एक सिंगी बैलों का। उसके कुबड़ वाले बैल का है। यानी आप देखते होंगे कि एक सिंग बैल का भी इसमें आपको चित्रण मिलेगा। और उस बैल में भी अगर बात करें तो कुबड़ वाला जो बैल होता है, ठीक है, उस बैल का क्या है, इस सिंधु घाटी सभ्यता से आपको चित्रण मिलता है। किस पर, सिक्कों पर, कॉइन्स पे। ठीक है। अब देखिएगा, पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। अभी हमने देखा था मोहनजोदड़ो में जिस ऐसे हमें सिक्के मिले हैं जिस पर पशुपति यानी शिव भगवान के क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब राज्य में है। और पंजाब राज्य में कहां पर, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो रोपड़ है ये पंजाब राज्य में है। और रोपड़ का जो आधुनिक आज का नाम है तो कहा जाता है रूपनगर। इसका रोपड़ का जो मॉडर्न नेम है वो क्या है, रूपनगर है। ठीक है ना। कहते हैं कि 1950 में रोपड़ की खोज बीबी लाल द्वारा किया गया था। किसने डिस्कवर किया था, बीबी लाल। लेकिन 1953 से 1955 तक यज्ञदत्त शर्मा ने भी क्या किया था, इसकी खुदाई कार्य किया था। किसकी, रोपड़ की। क्लियर। चलिए, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। जो रंगपुर है वो कहां पे है, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है ना। अगर रंगपुर से देखा जाए तो यहां से क्या मिले, प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले के साक्ष्य मिले, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता। यानी यहां से रंगपुर से हड़प्पा के पहले के सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और हड़प्पा के बाद के जो सभ्यता है उसके एविडेंस क्या हुआ, आपको रंगपुर से मिले। और रंगपुर कहां पे है, गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र में। अब आइए बात करते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद स्थल है। यानी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो वो कौन सा होगा, राखीगढ़ी होगा। और राखीगढ़ी कहां पे है, तो हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में। कहां पे,
हरियाणा। राखी गढ़ी कहां पे है? तो हरियाणा में, ठीक है ना। दूसरा सबसे सेकंड लार्जेस्ट क्या है? साइट है, ठीक है ना। अगर भारत में सबसे बड़ा साइट पूछा जाए तो आप कहेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो साइट है हड़प्पा का, वो है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। और अगर दूसरा सबसे, भारत में दूसरा पूछा जाए सबसे बड़ा, तो वो है धौलावीरा। अगर भारत की बात करें, मैं बात दूसरी बार फिर दोहरा रहा हूं, भारत में सबसे बड़ा अगर सभ्यता पूछा जाए वो कौन सा है? वो आप कहेंगे राखीगढ़ी, ठीक है ना। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता का पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा, तो राखीगढ़ी बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी? यानी द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ठीक है ना। यहां से तांबे, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि की धातुएं तो मिली, परंतु लोहे नहीं। देखिए आपको लोहे का जो एविडेंस है वो सिंधु घाटी से नहीं मिला है। लोहे के अलावा जितने भी एविडेंस है वो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये जो थी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी डेटा थे, फैक्चुअल डेटा थे, वो मैं आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी और आप क्या करेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद।